स्वागत है आपका दिव्य हिमाचल टीवी में। मैं हूं दीक्षा शर्मा। शाम के 6 बज चुके हैं और प्रदेश की तमाम खबरों के साथ हम आपके समक्ष आ चुके हैं। कई लेटेस्ट अपडेट्स आज इस बुलेटिन में हम आपके साथ साझा करने वाले हैं। देखिए, विशेष तौर से बड़ी बात यहां उन कर्मचारियों से जुड़ी करेंगे जिनका कॉन्ट्रैक्ट पीरियड पूरा हो गया है, रेगुलराइजेशन ऑर्डर्स के वो इंतजार में है, तो इस पर अब क्लैरिटी सामने आ चुकी है। निर्वाचन आयोग की ओर से जो जवाब दिया गया है उस पर हम आपको जानकारी देने वाले हैं। ऐसी ही हालत दिहाड़ीदारों की और पार्ट टाइम वर्कर्स की भी बनी हुई है, इनसे संबंधित भी, क्योंकि सरकार को फैसला लेना था। तो इस मामले में भी अब देखिए क्लैरिटी मिल चुकी है कि कब तक इन्हें भी यहां राहत मिल सकती है। दूसरी बड़ी बात मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के बड़े ऐलान से करना चाहेंगे, जो कि आज मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने किया है। और वहीं कुछ एक नए ऑर्डर भी यहां सरकार की ओर से जारी किए गए हैं। दरअसल ये उद्घाटन और शिलान्यास के दौरान जो पट्टिकाएं तैयार की जाती है, जिसमें नाम लिखे जाते हैं, उससे संबंधित आदेश जारी किए गए हैं अधिकारियों को। तो ये अपडेट भी हम आपके लिए लेकर आए हैं। लेकिन शुरुआत एक बड़े हादसे से करना चाहेंगे। हालांकि हैरत अंगेज मामला है और जिला कांगड़ा के जसवा परागपुर के अंतर्गत गंगोट मोइन में ये मामला बताया जा रहा है, जहां ये हादसा पेश आया। दरअसल 3 वर्षीय बच्ची थी और तूफान आने के कारण इसकी मौत हो गई। तूफान आया जिसके बाद घर की छत उड़ गई, कुछ एक ईंटें घर की नीचे गिरने लगी। बच्ची आंगन में 6 बजे के करीब शाम को खेल रही थी और बच्ची के सिर से जैसे ही ईंट टकराई तो उसी वक्त बच्ची की मौके पर मौत हो गई। परिवार वाले जितने भी लोग हैं वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं और यहाँ शोक का माहौल एक तरह से इस क्षेत्र में बना हुआ है, क्योंकि कल्पना से बाहर था कि तूफान आने के बाद भी किसी की इस प्रकार से मौत हो सकती है, विशेष तौर से 3 साल की बच्ची की। तो परिवारजन भी काफ़ी ज़्यादा परेशान है, पूरे गांव में शोक का माहौल बना हुआ है। और सबसे बुरी बात ये भी हुई कि बच्ची अपने घर पे नहीं थी बल्कि नानी के घर पे गई थी, छुट्टियों के दौरान वहां पर खेल रही थी और आसपास कोई भी नहीं था। जिस वक्त तूफान आया तो पहले छत उड़ गई, उसके बाद ईंट जैसे ही बच्ची के सिर पर गिरी तो देखा जा सकता है मौके पर ही इसकी मौत हो गई है। इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है कि जब भी आंधी तूफान आता है तो सुरक्षित जगहों पर हम चले जाएं और ऐसे घर या मकानों में रहने की आवश्यकता भी नहीं है जो कच्चे मकान हो या जिनमें दरारें पड़ी हो, क्योंकि अक्सर इस तरह की घटनाएं देखिए पेश आ जाया करती हैं। और जसवा परागपुर, जैसा कि हमने कहा, जिस क्षेत्र से संबंधित ये मामला है, तो ये जानकारी भी एक हादसे से जुड़ी हम आपके लिए लेकर आए थे। मौसम से जुड़ी अपडेट भी आपको दे देते हैं, क्योंकि अगले कल मौसम साफ बना रहेगा, लेकिन परसों से फिर येलो अलर्ट जारी किया गया है, यानी कि परसों से एक दफा फिर मौसम खराब रहने वाला है। ऊपरी क्षेत्रों की बात करें तो लाहौल स्पीति, किन्नौर में अभी तक हिमपात ही नहीं थम रहा है। दरअसल बर्फबारी का सिलसिला वहां पर जारी है। अधिकांश ऐसे क्षेत्र है जहां पर बारिश और तूफान का सिलसिला जारी है। गर्मियों ने दस्तक दी ही थी, लेकिन उसके बाद तुरंत प्रभाव से देखा जा सकता है एडवाइजरी जारी कर दी गई मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से कि मौसम एक दफा फिर खराब रहने वाला है। और पिछले 4 दिनों से हमें इसका काफी ज्यादा असर भी देखने के लिए मिल रहा है। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय की ओर से पीसीपी का शेड्यूल जारी किया गया है। ये पर्सनल कॉन्ट्रैक्ट प्रोग्राम है। एमए, एमकॉम और एमबीए के लिए ये शेड्यूल जारी हो चुका है। 24 अप्रैल से 2 मई तक ये परीक्षाएं होने वाली है। हालांकि वेबसाइट पर भी पूरा डाटा अपलोड कर दिया गया है एचपीयू प्रशासन की ओर से, लेकिन इस बीच अधिकारियों को, फैकल्टीज को ये आदेश जारी कर दिए गए हैं कि जो स्टडी मटीरियल है वो समय पर प्रोवाइड होना चाहिए छात्रों को, ताकि बाद में किसी तरह की कोई परेशानियां ना आए, क्योंकि निर्धारित समय में इन छात्रों को फिर असाइनमेंट भी सबमिट करनी होती है। और बड़ी बात यह है कि 10 दिनों तक ये पीसीसी कक्षाएं छात्रों को अटेंड करनी होगी। इसकी पूरी रिपोर्ट इक्डोल डायरेक्टर को भी भेजी जाएगी। तो ये जानकारी हम एचपीयू से संबंधित लेकर आए थे, क्योंकि बहुत सारे छात्र ये हमारा 6 PM बुलेटिन जरूर देखते हैं कि कोई उनसे जुड़ी अपडेट तो नहीं है। तो आज यही एक अपडेट हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय से जुड़ी हम आपके लिए लेकर आए थे। स्कूली छात्रों को लेकर भी एक नई जानकारी सामने आई है। हालांकि ये फैसला तो पहले ही सरकार की ओर से ले लिया गया था कि हूबहू वैसी ही वर्दी अब सरकारी स्कूलों में भी शुरू की जाएगी, जैसे कि हाई प्रोफाइल प्राइवेट स्कूल्स में वर्दी छात्र पहनते हैं। अब उसमें बिल्कुल समानता लाई जाएगी, क्योंकि बहुत बार देखने में ये आता था कि देखिए जो सरकारी स्कूल के छात्र थे वो खुद को लेकर असहज महसूस करते थे वर्दी को लेकर। तो अब यहाँ सलवार कमीज पहनने वाली जो छात्राएं हैं उन्हें भी स्कर्ट और शर्ट पहनने का यहाँ मौका मिलने वाला है। इसके लिए तैयारियां शुरू कर दी गई हैं और जो
ये हफ्ता होगा यानी कि सोमवार से जो सप्ताह शुरू होने जा रहा है, इसमें बैठक बुला ली गई है। इसमें अध्यापक होंगे और एसएमसीज भी इसमें ये तय करने वाले हैं कि जो सरकारी स्कूल है वहाँ पर किस तरह की यूनिफॉर्म रहेगी। हर स्कूल पर ये दायित्व देखिए छोड़ दिया गया है कि वो अपने अपने स्तर पर ये फैसला ले सकते हैं अपने स्कूल के छात्रों के लिए वो कैसी वर्दी शुरू करवाना चाह रहे हैं, और फिर वैसी ही वर्दी की खरीद भी होने वाली है। इसमें सवाल एक बड़ा ये है कि पहले सरकार की ओर से ही छात्रों को वर्दी खरीदने के लिए राशि दी जाती थी, तो क्या ये अब भी मिलेगी? बिल्कुल। देखिए, जो लड़कियां हैं, जितनी भी लड़कियां हैं, उन सभी को भी सरकार की ओर से ये 600 रुपए दिए जाएंगे, और आरक्षित वर्ग के लड़कों को भी वर्दी खरीदने के लिए 600 रुपए सरकार की ओर से मिलने वाले हैं। उनके खाते में जरूर ये पैसे आ जाएंगे। हालांकि इसके अलावा एक और मापदंड तय किया गया है कि मान लीजिए अगर कोई स्कूल चाह रहा है कि अच्छे से अच्छी यूनिफॉर्म उनके स्कूल के छात्रों की होनी चाहिए, तो इसके लिए एसएमसी फंड से वो और ज़्यादा धनराशि उपलब्ध विद्यार्थियों को करवा सकेंगे। लेकिन इससे पहले ज़रूरी ये है कि ये बैठक हो सके अगले सप्ताह में, क्योंकि स्कूल अपने अपने स्तर पर ये मीटिंग बुलाने वाले हैं। एसएमसी अभिभावक जिसमें होंगी, ये पीटीएम की बैठकें होने वाली हैं, और डिसाइड ये होगा कि कौन से स्कूल के लिए कैसी वर्दी रहेगी। यानी कि जो कलर है एक तरह से वो डिसाइड करना है, और ये बात पहले ही तय हो चुकी है कि अब शर्ट टाई पैंट के साथ यहाँ स्कूली छात्र नजर आने वाले हैं। गर्ल्स के लिए स्कर्ट्स भी यहाँ पर अब शुरू की जा रही हैं। तो असहज अब एक तरह से सरकारी स्कूल के छात्र खुद की वर्दी को लेकर महसूस नहीं कर पाएंगे, और ये सभी तरह की असमानताएं मिटाने की कोशिश हो रही है सरकार की ओर से प्राइवेट और सरकारी स्कूल के छात्रों के बीच। इसीलिए इंग्लिश मीडियम भी देखिए नए शैक्षणिक सत्र से शुरू होने वाला है। पहली कक्षा से ही अब इंग्लिश बोलना भी सरकारी स्कूल के छात्र जान सकेंगे। एक और नई अपडेट आज निकलकर सामने आई है। ये हाईकोर्ट से संबंधित जानकारी हम लेकर आए हैं। देखिए, अभी कुछ दिन पहले ही जो राज्यसभा चुनाव के लिए कांग्रेस के प्रत्याशी थे अभिषेक मन्नू सिंघवी, उन्होंने याचिका दायर की थी। अपनी याचिका में उन्होंने चुनौती दी थी उस लॉटरी सिस्टम को जो कि राज्यसभा चुनाव के वक्त यहाँ पर आजमाया गया था। कांग्रेस और भाजपा प्रत्याशी दोनों को एक समान वोट पड़े थे और 34-34 इन्हें वोट हो गए थे, जिसके बाद ये तय नहीं हो पा रहा था कि अब किसकी विजय हुई है, किसकी हार हुई है। इसलिए फिर लॉटरी सिस्टम से जीत हार का फैसला हुआ और हर्ष महाजन को उसमें विजय हासिल हुई। तो ये जो लॉटरी सिस्टम था, पर्ची सिस्टम था एक तरह का, इसे ही चुनौती देने के लिए अभिषेक मन्नू सिंघवी की ओर से हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी, जिस पर बिल्कुल आज शनिवार को सुनवाई हुई है। और याचिकाकर्ता पक्ष की दलील सुनने के बाद कोर्ट ने विजयी हर्ष महाजन को नोटिस जारी किया है, जिन्हें जवाब जल्दी देना होगा, और अगली सुनवाई 23 मई को इस मामले में होने वाली है। अब अगली सुनवाई के दौरान क्या कुछ होता है ये देखना होगा, लेकिन आज के लिए जो इस पूरे मामले में अपडेट थी वो यही थी कि हर्ष महाजन को भी नोटिस जारी किया गया है याचिकाकर्ता पक्ष की दलील सुनने के बाद। अब रिप्लाई किस तरह का आता है ये हम देखेंगे। हालांकि लॉटरी सिस्टम को चुनौती यही कहकर अभिषेक मन्नू सिंघवी ने दी है कि एक पर्ची से तो जीत और हार का फैसला नहीं होना चाहिए। चुनाव बहुत बड़ी चीज है, और ऐसे में अगर पर्ची सिस्टम के हवाले जीत और हार को छोड़ दिया जाएगा तो ये दूसरे प्रत्याशी के साथ बहुत बड़ा इनजस्टिस है। हालांकि ऐसा सिस्टम तो बाकी जगहों पर भी अपनाया गया है। जब भी वोट्स टाई हो जाते हैं तो यही पर्ची सिस्टम अप्लाई किया जाता है, लेकिन अब इसे चुनौती दे दी गई है। आने वाले समय में कोई बदलाव होते हैं नहीं होते हैं ये हम बिल्कुल देखने वाले हैं। एक और बड़ा हादसा पेश आया है। ये चंबा जिला के सलूनी से हम जानकारी आपके लिए लेकर आए हैं। दरअसल बीती रात ऑल्टो कार 300 मीटर गहरी खाई में जा गिरी, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई है। जो मौत हुई है उसमें उप प्रधान सहित ये 2 लोगों की मौत बताई जा रही है। पंचायत के उप प्रधान भी दरअसल इस गाड़ी में मौजूद थे। 300 मीटर नीचे अनियंत्रित होकर ये कार गिर गई और करीब रात 3 बजे ये हादसा पेश आया है। हालांकि जैसे ही लोगों की आवाज़ सुनाई दी, स्थानीय लोग थे वहां पर एकत्रित हो गए। उन्होंने पुलिस को इसकी सूचना दी। एक घायल व्यक्ति भी था जिसे चंबा अस्पताल में पहुंचा दिया गया इलाज करने के लिए। 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई थी। पोस्टमार्टम कर इनके शवों को इनके परिजनों को अब सौंप दिया गया है, और अब ऐसे में परिवारजनों में भी काफ़ी ज़्यादा मातम का माहौल छाया हुआ है। पूरे क्षेत्र में शोक की लहर है, और 2 लोग जिनकी मौत हो गई है उनके पैतृक गांव में ही उनका अंतिम संस्कार किया जा रहा है।
बड़ी खबर आज की ये भी है कि तेजेंद्र सिंह बिट्टू ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के सेक्रेटरी पद से भी इन्होंने इस्तीफा दे दिया और हिमाचल प्रदेश का सह प्रभारी भी इन्हें बनाया गया था। हिमाचल प्रदेश की जिम्मेदारी इसलिए दी गई थी क्योंकि पड़ोसी राज्य हमारा पंजाब है और ये पंजाब का बड़ा चेहरा थे। हालांकि 2021 में इन्हें सह प्रभारी बनाया गया था और देखने में भी ये आया था कि जब कांग्रेस को यहाँ जीत हासिल हुई थी विधानसभा चुनावों में, तो उस वक्त अहम भूमिका इनकी रही थी कहीं ना कहीं कांग्रेस को जिताने के लिए। तो इसलिए बड़ा झटका हम कहना चाहेंगे प्रदेश कांग्रेस के लिए भी है और साथ ही साथ कांग्रेस हाईकमान के लिए भी एक बड़ा झटका है, क्योंकि एआईसीसी सेक्रेटरी पद से भी इन्होंने इस्तीफा दे दिया है और उसके बाद भाजपा का दामन थाम लिया है। ये पहले ही हर्ष महाजन की ओर से देखिए संकेत दे दिए गए थे। वो बार बार इस बात का जिक्र कर रहे थे कि एक और दिग्गज चेहरा है जो कि जल्द ही भाजपा में शामिल होने वाले हैं और अब ये देखिए बात सामने आई है। तेजेंद्र सिंह बिट्टू को लेकर उन्होंने कई तरह के संकेत दिए थे, लेकिन कांग्रेस ने एक बार फिर सीरियसनेस नहीं दिखाई, फिर चाहे हाईकमान की बात करें या प्रदेश कांग्रेस की बात करें। तो अब इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। एक तरह से सदस्यता से ही इन्होंने इस्तीफा दिया है और भाजपा का हाथ थाम लिया है। लेकिन इसके पीछे कारण क्या है जो बार बार इस तरह के इस्तीफे कांग्रेस में सामने आ रहे हैं? बड़े बड़े दिग्गज कांग्रेस का हाथ छोड़ भाजपा का दामन थाम रहे हैं। आखिरकार ऐसा क्या हो गया है? क्या वो इज्जत और सम्मान इन्हें कांग्रेस में नहीं मिल पा रहा है या फिर बात कुछ और है? या फिर जो कांग्रेस आरोप लगा रही है कि भाजपा की ओर से कोई ना कोई लालच दिग्गज चेहरों को दिया जा रहा है और एक तरह से यहाँ पैसों का लेन देन भी जारी है। कुछ ऐसे आरोप अभी कांग्रेस नेताओं की ओर से लगाए जा रहे हैं। इनके बड़े चेहरों को भाजपा छीनने का काम कर रही है। क्या यही सही मायने में बात है या फिर जो बगावती सुर उठे हैं या जो कांग्रेस से बागी हुए हैं उनका ये मानना है कि उन्हें वो इज्जत और सम्मान कांग्रेस में नहीं दिया जा रहा था? केवल एक या दो चेहरे ही हैं जिन्हें वैल्यू दी जाती है, बाकी चेहरों को दरकिनार किया जाता है, इसलिए परेशान होकर ये इस तरह के कदम उठा रहे हैं। लेकिन अभी भी अगर कांग्रेस हाईकमान की ओर से या प्रदेश कांग्रेस की ओर से कोई सीरियसनेस नहीं दिखाई जाती है इन बगावती सुरों को लेकर, तो आने वाले समय में बड़ा नुकसान भी हो सकता है। एक बात यह भी है कि भले ही तेजेंद्र सिंह बिट्टू की ओर से देखिए इस्तीफा दिया गया हो, कुछ एक बड़े दिग्गज हैं जिन्होंने इस्तीफा दे दिया है, लेकिन वापसी को लेकर भी कई नेताओं का रास्ता यहां पर बन रहा है। आज ऐसा ही वाकया देखिए बिल्कुल सामने आया है। अगर हम गंगूराम मुसाफिर की बात करें, क्योंकि कई बड़े पदों पर ये पहले रह चुके हैं और ये भी कांग्रेस से काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हो गए थे, जिस वजह से इन्होंने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी थी। लेकिन अब एक बार फिर इनकी कांग्रेस में वापसी हुई है और ज़ोरदार स्वागत भी इनका आज कांग्रेस कार्यालय में किया गया। इनका स्वागत करने के लिए वहां पर प्रतिभा सिंह भी मौजूद थी, साथ ही साथ कुछ एक बड़े पदाधिकारी भी मौजूद थे। और आज ही क्योंकि कांग्रेस कार्यालय में बैठक भी थी शिमला संसदीय सीट को लेकर, जिसके लिए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू भी आए थे और जैसा कि हमने कहा सांसद प्रतिभा सिंह आई थी, जो सरकार में मंत्री हैं वो भी वहां पर पहुंचे थे। शिमला संसदीय सीट के जो पदाधिकारी हैं उन्हें भी इस बैठक के लिए विशेष तौर से बुलाया गया था राय मशवरा करने के लिए और सीपीएस संजय अवस्थी भी इस दौरान वहां पर देखे गए। विधानसभा उपाध्यक्ष विनय कुमार सहित और भी कई नेताओं के चेहरे वहां पर नजर आए हैं। तो गंगूराम मुसाफिर की वापसी हुई है और अपने समर्थकों के साथ उन्होंने वापसी की है, तो एक ये फायदा हम कहना चाहेंगे क्योंकि सैकड़ों समर्थक भी उनके साथ पहुंचे थे दोबारा से कांग्रेस का हाथ थामने के लिए। और इसी बीच क्योंकि शिमला संसदीय सीट को लेकर आज बैठक थी, तो फिर जो प्रत्याशी हैं कांग्रेस के विनोद सुल्तानपुरी, उनका भी जोरदार स्वागत हुआ है। हिमाचल प्रदेश के कई मुद्दों को लेकर वो जनता के बीच उतरने वाले हैं। जो बेहतरीन काम कांग्रेस सरकार ने किए हैं वो जन जन तक पहुंचाएंगे, ये बात आज विनोद सुल्तानपुरी की ओर से कही गई। हालांकि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने नया ऐलान किया है जिसमें उनका कहना था कि वो जीत को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त हैं, क्योंकि जनता जान गई है कि भाजपा ने केवल सभी कार्यों को रोकने का ही काम किया है। सबसे पहले ओपीएस बहाल हुई, उसे रोकने का काम किया, फिर यहाँ प्राकृतिक आपदा आती है लेकिन केंद्र सरकार से कोई मदद नहीं मांगी और तो और जो भाजपा के सांसद थे उन्होंने भी हिमाचल प्रदेश के लिए कोई मदद नहीं मांगी। और जब अपने स्तर पर राज्य सरकार ने प्रभावितों की मदद करने का काम भी शुरू किया तो उसमें भी कई तरह के रोड़े इनकी ओर से फंसाए गए हैं। तीसरी बात इन्होंने ये कही कि सबसे बड़ा उदाहरण तो अब महिलाओं का हो गया है। 1500 के लिए फॉर्म भरवाए जा रहे थे, अभी से ही महिलाओं को 1500 की राशि मिलना शुरू हो जाती, लेकिन इसके लिए फिर निर्वाचन आयोग का दरवाजा भाजपाइयों ने खटखटाया ताकि महिलाओं को ये 1500 भी ना दिया जा सके। महिला विरोधी
भाजपा है और हर महिला तक अब ये बात पहुंच चुकी है और इसका करारा जवाब भी महिलाएं इन चुनावों में भाजपा को देने वाली है। खैर, महिलाओं के मन में क्या है क्या नहीं है ये तो बाद में ही पता चल सकेगा, लेकिन इस सबसे ऊपर बड़ी बात ये रहेगी जो बार बार मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि अप्रैल और मई के 1500 रुपए भी यहाँ जून में दे दिए जाएंगे, यानी कि ये 3000 रुपया अलग से जून में महिलाओं के खाते में आने वाला है। तो ये बात कितनी सच होती है ये बिल्कुल हम देखने वाले हैं, और उससे पहले महिलाएं कितना साथ यहाँ कांग्रेस का निभाती हैं ये भी हम देखेंगे, क्योंकि ग्रामीण इलाकों की बात करें तो वहां पर तो फॉर्म भरने के लिए मारामारी एक तरह से महिलाओं की शुरू हो गई थी। ये बात सभी जानते हैं कि अगर आर्थिकी तौर पर हम जानकारी दें तो सबसे कमजोर इसमें ग्रामीण इलाकों की महिलाएं ही मानी जाती हैं, तो उनके लिए ये 1500 की सहायता बहुत बड़ी थी। और भाजपा ने इसमें बिल्कुल एक तरह से रोड़ा फंसाने का काम किया है। निर्वाचन आयोग का दरवाजा खटखटाया और ये मांग उठाई कि अभी ये फॉर्म फिल नहीं होने चाहिए क्योंकि ये आचार संहिता का उल्लंघन है, जिसके बाद फॉर्म फिलअप करवाए भी नहीं जा रहे हैं। तो महिलाओं में एक तरह से रोष भी है। अगर फील्ड की बात करें तो कुछ महिलाओं का ये सच में मानना है कि भाजपा की वजह से वो अपने फॉर्म फिल नहीं करवा पाई या इस महीने से उन्हें ये 1500 रुपया मिलने शुरू नहीं हो पाए हैं। लेकिन दूसरी ओर अब कांग्रेस जो दावा कर रही है कि 3000 रुपए एक साथ दे दिए जाएंगे, ये वादा भी कितना जल्दी पूरा होता है और कितना सच हो पाता है ये भी हम देखेंगे, क्योंकि फॉर्म तो तब भी फिल करवाए गए थे जब विधानसभा चुनाव होने थे। देखिए, उस वक्त भी फॉर्म फिल करवाए गए थे, अब उसके बाद लेकिन ये मापदंड ही तय नहीं हो पाए कि किन महिलाओं को 1500 देने हैं किन्हें नहीं देने हैं। फिर प्रदेश में प्राकृतिक आपदा आ गई, कांग्रेस नेताओं की ओर से फिर यही बार बार एक्सक्यूज दिया गया कि अभी प्राकृतिक आपदा आई है और उनका जो ध्यान है वो दूसरी तरफ डाइवर्ट हो गया है, लेकिन जैसे ही वो इससे निपटेंगे तो फिर से 1500 की राशि देने पर विचार किया जाएगा। और इसकी शुरुआत फिर लाहौल स्पीति से देखिए हो भी गई थी। अब ये उम्मीद जताई जा रही थी कि बाकी क्षेत्रों में भी महिलाओं को 1500 मिलने शुरू हो जाएंगे। तो अब यहाँ महिलाओं की नाराजगी किस पर टूट पड़ती है, भाजपा पर या कांग्रेस पर, इन चुनावों में देखिए बिल्कुल ये देखने के लिए हमें मिलेगा। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने भी आज एक दावा किया है कि कांग्रेस मजबूती और सशक्त होकर अब बिल्कुल फील्ड पर उतरने वाली है। सभी तैयारियां इसके लिए कर ली गई हैं। हालांकि तेजेंद्र सिंह बिट्टू के इस्तीफे पर जब उनसे सवाल किया गया तो उनका कहना था हाईकमान ये देखेगी कि उन्होंने इस्तीफा क्यों दिया है, लेकिन जल्दी ही नए सहप्रभारी नियुक्त कर दिए जाएंगे हिमाचल प्रदेश के लिए, और साथ ही साथ प्रत्याशियों के लिए भी जल्दी ही यहाँ लिस्ट जारी होने वाली है कि जो प्रत्याशी चुने जाएंगे बाकी की दो लोकसभा सीटों पर उपचुनावों के लिए भी वो लिस्ट भी जल्दी सामने आने वाली है, और फिर ये फील्ड पर बाकी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ उतरने वाली है पूरे जोश के साथ, और जनता इस बार कांग्रेस का ही साथ देगी। ये दावा प्रतिभा सिंह की ओर से भी आज किया गया है। अब देखिए, कंगना रनौत पर आना चाहेंगे, क्योंकि कंगना रनौत आज मंडी जिला के नाचन विधानसभा क्षेत्र में गई थी। काफी ज्यादा भीड़ वहां पर हो गई थी और भीड़ इतनी ज्यादा बढ़ गई कि इनके साथ मौजूद नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर को धक्का लग गया था, जिस वजह से वो जमीन पर गिर गए। हालात कुछ इस तरह के बने हुए थे क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा थी और कंगना के साथ सेल्फी लेने के लिए काफी सारे लोग आगे आ रहे थे, तो धक्का मुक्की के दौरान ही इस तरह का एक वाक्य भी सामने आया। इस बीच कंगना रनौत ने फिर वही शब्द दोहराए हैं जिसमें उनका कहना था कि मुख्यमंत्री सुक्खू ने जो शब्द पहले कहे हैं वो उचित नहीं थे। हिंदुत्ववादी प्रदेश में उन्होंने अपनी सरकार स्थापित की है, तो हिंदुत्व लोगों के लिए कैसी धारणा है उनके मन में, इससे अंदाजा लगाया जा सकता है। एक ये बड़ी बात उन्होंने फिर दोहराई है, और अगर चलेगी तो सिर्फ मोदी जी की गारंटी ही चलेगी, ये बात भी उनकी ओर से कही गई है। हिमाचल बेटियों के अपमान को नहीं सहने वाला है, इसका करारा जवाब मंडी के लोग अब कांग्रेस को देने वाले हैं। जब से लेकर ये जनसभा संबोधित कर रही हैं, बार बार इन्हीं मुद्दों को उठा रही हैं। खासतौर पर जो बेटी के लिए एक शब्द का इस्तेमाल किया गया था कांग्रेस की एक राष्ट्रीय प्रवक्ता की ओर से, उसका जिक्र ये बार बार कर रही हैं, हर विधानसभा क्षेत्र में कर रही हैं, और आज भी इनकी ओर से यही बात सबसे पहले देखिए रखी गई। हालांकि नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर के शब्द आज कुछ अलग थे, जिसमें उनका ये कहना था कि कंगना रनौत अब डाकिया का काम करेंगी। मंडी संसदीय क्षेत्र के लोगों की समस्याओं को केंद्र सरकार राज्य सरकार तक पहुंचाएंगी, जैसे कि एक डाकिया एक संदेश एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाता है। और साथ ही साथ विक्रमादित्य सिंह पर उन्होंने निशाना साधते हुए ये कहा कि कांग्रेस प्रत्याशी बातें बड़ी बड़ी करते हैं सोशल मीडिया पर, लेकिन जब काम करने की बारी आती है तो कमेंट कर देते हैं कि हम डाकिया नहीं हैं। डाकिया बनने के लिए हिम्मत चाहिए। उन्होंने डाकिया और बाकी लोगों का अपमान किया है, जिसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ेगा, और डाकिया बनने की हिम्मत केवल कंगना रनौत में है। ये बिल्कुल जन जन की समस्या केंद्र सरकार राज्य सरकार तक पहुंचाएंगी, सभी समस्याओं का निवारण करने की कोशिश करने वाली हैं। विक्रमादित्य सिंह बार बार
सड़कें बनाने की दुहाई देते हैं कि उन्होंने कुछ नई सड़कों का निर्माण करवाया है, कुछ एक में मरम्मत करवाई है, लेकिन वो भी केंद्र सरकार की बदौलत ही हो पाया है। केंद्र सरकार की ओर से नाबार्ड के तहत दी गई धनराशि से ही ये बन पाई है, ये भी नेता प्रतिपक्ष ने कहा है। और इस सबसे बड़ी बात उन्होंने ये कह दी है कि विक्रमादित्य सिंह षड्यंत्र का शिकार हुए हैं। जब पहले सांसद प्रतिभा सिंह चुनाव लड़ने से इनकार कर चुकी थी, बिल्कुल मनाही हो चुकी थी, तो आखिरकार ऐसा क्या हुआ जो PWD मंत्री अपने मंत्री पद को छोड़कर दिल्ली जाने के लिए बेकरार हो गए हैं? आखिरकार ये कांग्रेस में चल क्या रहा है? और अब तो कार्यकर्ता भी कांग्रेस के ये कहने लगे हैं कि विक्रमादित्य सिंह षड्यंत्र का शिकार हो गए हैं। उन्हें कोई सम्मान नहीं दिया गया है, बल्कि उन्हें केवल हिमाचल से टालने की कोशिश हो रही है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर के देखिए ये शब्द है, जिसके बाद कई तरह की चर्चाएं बढ़ गई हैं, कई तरह के मायने इसके निकाले जा रहे हैं। हालांकि सच्चाई क्या है क्या नहीं है, देखिए ये हम नहीं जानते हैं, लेकिन जो कुछ दिन भर में घटनाएं रहती हैं, जो स्टेटमेंट सामने आती है, वो हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो ये षड्यंत्र के शिकार हुए हैं। आखिरकार जयराम ठाकुर कहना क्या चाह रहे थे? खुलकर भी उन्होंने अपनी बात नहीं कही, लेकिन किस षड्यंत्र की यहां पर बात हो रही है, इसे लेकर अब कई तरह की अटकलें हिमाचल प्रदेश में लगाई जा रही हैं। कर्मचारियों से जुड़ी एक बड़ी अपडेट लेकर आए हैं, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट पीरियड 31 मार्च को पूरा हो गया था। अभी तक रेगुलराइजेशन ऑर्डर्स के ये इंतजार में बने हैं। और देखिए, भारत निर्वाचन आयोग को सिंगल फाइल भेजी गई थी सरकार की ओर से मंजूरी के लिए, लेकिन इस पर जवाब जो सामने आया है उसके मुताबिक चुनाव पूरा होने का ही इंतजार करने के लिए यहाँ भारत निर्वाचन आयोग की ओर से सरकार को कह दिया गया है। आचार संहिता की वजह से इनके रेगुलराइजेशन ऑर्डर फंस गए हैं। अब ये जून तक का इंतजार करेंगे, उसके बाद ही ये ऑर्डर्स इनके लिए जारी हो सकेंगे। ऐसा ही हाल पार्ट टाइम वर्कर्स का और दिहाड़ीदारों का भी है, क्योंकि इनसे संबंधित भी एक बड़ा फैसला सरकार ने लेना था, लेकिन आचार संहिता की वजह से ये फैसला भी नहीं हो पाएगा। हालांकि इससे पहले सोशल मीडिया पर एक चिट्ठी इनकी वायरल हो रही थी, जिसमें 27 अप्रैल की डेट थी। ये डेट भी गलत मेंशन कर दी गई थी, जिसमें निर्वाचन आयोग की ओर से आपत्ति जताई गई थी। लेकिन अब जो फैसला रेगुलराइजेशन ऑर्डर्स को लेकर सामने आया है, जिसमें निर्वाचन आयोग का ये मानना है कि चुनाव खत्म होने तक का इंतजार करे, तो उसके बाद ये लग रहा है अभी जितने भी केसेस पेंडिंग है और जिसमें आयोग की मंजूरी का इंतजार था, तो यही कुछ रिप्लाई आने वाला है। क्योंकि अगर इस मामले में पॉजिटिव रिस्पांस आता तो फिर हम अगली फाइल्स को लेकर भी उम्मीद जता सकते थे, फिर चाहे बात नियुक्तियां देने को लेकर हो या अन्य केसेस को लेकर हो, कि शायद जल्दी ये काम हो पाएंगे, जून से पहले पहले ये सभी मामले निपट पाएंगे। लेकिन यहाँ खासतौर पर जो सिंगल मंजूरी के लिए फाइल भेजी गई थी, उसमें इंतजार करने के लिए ही सरकार को कह दिया गया है। तो ये रेगुलराइजेशन ऑर्डर अभी जारी नहीं हो पाएंगे, सीधे तौर पर हम ये कहेंगे, और जून तक का इसमें इंतजार करना होगा। एक और नया आदेश आज देखिए सरकार की ओर से जारी किया गया है। जितनी भी सरकारी योजनाएं रहती हैं, उनके पूरा होने पर जब उद्घाटन या शिलान्यास होते हैं तो पट्टिकाएं तैयार की जाती हैं। पट्टिकाओं में लिखे जाने वाले नामों को लेकर ये आदेश जारी हुए हैं। ये विपक्ष की ओर से विधानसभा में क्योंकि मामला उठाया गया था और मुख्यमंत्री ने इसमें आश्वासन दिया था कि जल्दी ही वो कोई अच्छा फैसला लेंगे, यानी कि विपक्ष की मांग के अनुसार ही वो इसमें फैसला लेंगे। तो मुख्य सचिव की ओर से सभी प्रशासनिक सचिवों को, विभाग अध्यक्षों को और उपायुक्तों को ये आदेश जारी कर दिए गए हैं कि जो भी पट्टिकाएं होंगी उसमें केवल चुने हुए विधायक का ही नाम लिखा जाएगा, चेयरमैन वाइस चेयरमैन का ही नाम लिखा जाएगा, या फिर सरकार से सैलरी लेने वाले सदस्यों के ही नाम लिखे जाएंगे। ये मामला विधानसभा में उठाया गया था। इसके अलावा कोई भी बड़ा लीडर वहां पे जाता है उद्घाटन के लिए, शिलान्यास के लिए, उनके नाम उसमें मेंशन नहीं होने वाले हैं, केवल वहां के चुने हुए विधायक का नाम मेंशन होगा। इसके अलावा अधिकारी, जैसा कि कहा गया है, सरकार से सैलरी लेने वाले अधिकारियों के नाम इन पट्टिकाओं में लिखे जाएंगे। और यदि कोई अधिकारी इन दिशा निर्देशों की अवहेलना करता है तो उस पर अनुशासनात्मक कार्रवाई भी की जाएगी। तो ये भी आदेशों में साफ तौर पर कहा गया है। मुख्यमंत्री सुक्खू के फील्ड दौरे से जुड़ी जानकारी भी आपको दे देते हैं, क्योंकि पिछले कल मंडी संसदीय सीट की बैठक कांग्रेस कार्यालय में हुई थी। आज शिमला संसदीय सीट की बैठक भी हो चुकी है और अगले कल से अब मुख्यमंत्री सुक्खू फील्ड के दौरे पर होंगे। ये धर्मशाला जाएंगे, उसके बाद सुजानपुर जाएंगे, यानी कि सीधे तौर पर सुधीर शर्मा और राजेंद्र राणा को घेरने की अब यहाँ कोशिश होने वाली है। सबसे पहले देखिए इन दो नेताओं के हलके में ही मुख्यमंत्री जा रहे हैं। फिर 23 अप्रैल को ये अपने चुनाव क्षेत्र नादौन में होंगे। फिर नादौन के बाद अभी कार्यक्रम तय नहीं हो पाया है। हालांकि अभी सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की भी बैठक होनी है, क्योंकि 2 लोकसभा सीटें बच रही है जहां के लिए प्रत्याशी तय नहीं हो पाया है। तो हो सकता है कि नादौन से अपने विधानसभा क्षेत्र से ही ये सीधा दिल्ली का रुख करे। तो फिलहाल के लिए यही जानकारी। फिर मिलेंगे नई खबर के साथ। देखते रहिए दिव्य हिमाचल टीवी। धन्यवाद।